हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। हम जनवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहाँ तक का सारा जो है देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य और जो फर्दर और हमारा प्रादेशिक परिदृश्य वगैरह है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें पहली जो न्यूज़ है काफ़ी काम की है। एक्चुअली मैंने इसका पीडीएफ आपको पहले दिया था, तो कई जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की है वो आपको मिलेंगी नहीं, तो आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। यहाँ पर देखिए लिखा है भारत की ग्रीन टेक्सोनॉमी जो है उसको ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जो है उसको जारी किया है। ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है कि जो स्टील बनाने के लिए स्टील का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है कितना कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का खपत हुआ है, उसी को हम ग्रीन स्टील कहते हैं। यानी कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कहने की मतलब यही है। और टेक्सोनॉमी का बेसिक सा मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कैसे आपने उसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, कितना ग्रीननेस उसके अंदर है, कितना स्टील जो है कितनी अच्छी क्वालिटी में बना है, कितना कम उसने उत्सर्जन किया है, उसके आधार पर आपने उसको क्लासीफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको 3 देखने को मिलेंगे। 5 सितारा ग्रीन स्टील, 4 सितारा और मतलब 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। अब इसमें याद क्या रखें? याद रखने वाली बात इसमें एक ये है, आप यहाँ देखेंगे ये जो लिखा है ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई जो CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन CO2 से कम जब होती है उसको ग्रीन स्टील बोलते हैं। मतलब कि आपने प्रत्येक जो आपका टन जो आपका स्टील तैयार हुआ है उसमें 2.2 टन जो CO2 है उससे कम की खपत हुई है, तो उसको हम ग्रीन स्टील बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, अगर आए तो यही पूछेगा वो उसमें। अब यहाँ पर देखिए इसी ग्रीनीनेस या हरितता के आधार पर जो है इसका 3 वर्गों में क्लासिफाई किया है। अगर वो वहाँ पर 2.2 टन CO2 था, अगर वो 1.6 टी CO2 होता है तो उसको 5 स्टार बोलेंगे, और अगर 1.6 से 2 के बीच में है तो उसको 4 स्टार बोलेंगे। और 2 पॉइंट क्योंकि 2.2 तो अपना था ही, जो मार्जिन है वहाँ से, तो अगर 2 और 2.2 के बीच में अगर CO2 का उत्सर्जन है तो उसको हम 3 स्टार बोलेंगे। तो ये जो स्टील है उसी की ही अलग-अलग वैराइटीज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2.2 जो टन है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इतना भी नहीं ध्यान रहे तो 2.2 का ध्यान रखिएगा कि इतना अगर टन उत्सर्जन कम होता है तो उसको हम ग्रीन स्टील बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कि जो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हम किस तरीके से एथिकली यूज़ कर पाएँ, मतलब कि किस प्रकार से उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज़ हो पाए फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। किसने बनाई है? आरबीआई ने। इसलिए इम्पोर्टेंट है। आरबीआई की कमेटी पूछते हैं, आरबीआई से रिलेटेड पोर्टल्स पूछ लेते हैं, तो आरबीआई से अगर संबंधित कोई चीज़ है तो आप याद रख लीजिएगा। ये जो कमेटी है, ये आईआईटी के एक प्रोफेसर है, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है पुष्पक भट्टाचार्य, उनकी अध्यक्षता में है। कितने मेंबर पैनल है, क्या है, ये सब छोड़िए, इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है, पुष्पक भट्टाचार्य है। तो उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ देखिए चाइना के अंदर गोल्ड का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो कौन सी जगह मिला है? क्योंकि मिनरल्स हमको पढ़ना है, हालांकि इंडिया वाले ही और वो मेन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा करंट के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। चाइना के हुनान प्रांत के अंदर जो है ये देखने को मिला है। अब इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा वैसे अगर गोल्ड देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप खदान जो है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक यानी प्रोडक्शन वाला देश है। और तो इसमें क्या है, हाँ, वर्तमान में विश्व में ज्ञात सबसे बड़ी स्वर्ण भंडार वाली माइंस कौन-कौन सी है? तो यहाँ देखिए साउथ डीप गोल्ड माइन, ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। साउथ डीप गोल्ड माइन, ठीक है? तो कहाँ पर है साउथ डीप? साउथ अफ्रीका में। फिर है ग्रासबर्ग गोल्ड माइन, ये इंडोनेशिया में है। ओलंपियाडा गोल्ड माइन्स, ये रशिया में है। लिहिर गोल्ड माइन्स, ये पापुआ न्यू गिनी में है। और नार्टो ओबिएट्रो गोल्ड माइन, ये चिली के अंदर है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, साउथ अफ्रीका वाली माइंस का पता रहे हमें, ठीक है। साउथ डीप कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में साउथ डीप है। ग्रासबर्ग जो है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। थोड़ा सा इतना ध्यान रहेगा तो माइंड में चीज़ रहेगी। फिर देखिए आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक्ट जो है उसको बनाया है। तो अब देखिए ये जो हाइपरलूप है, सबसे पहले ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी हमें पता हो तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक जैसे एक उसको ट्रेन के समान ही हम समझते हैं, तो ये पॉड होता है, इसको पॉड बोलते हैं। और ये जो हैवी जिसमें प्रेशर होता है उसके अंदर जो है इसको
मतलब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही एक पार्ट है और उसके अंदर प्रेशराइज़्ड जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर इस पॉड को दौड़ाया जाता है, ठीक है? तो ये एक प्रकार का है क्या? तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और इसके लिए ट्रैक जो है सबसे पहले इन लोगों ने बना कर के देखा है 100 मीटर के लिए और ये ट्रैक जो है आईआईटी मद्रास, रेलवे और एक स्टार्टअप है जिसका नाम है टीयूटीआर। ये नाम आपने यहाँ देख रहे होंगे टीयूटीआर। ये स्टार्टअप है, इन लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। तो ये पहला बड़ा प्रयोग है। अब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी ट्रेन ये दौड़ सकती है। फिर इसमें 600 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार के लिए हाइपर लूप जो ट्रैक होगा उसका टेस्टिंग किया जाएगा। मतलब ये टेस्ट ट्रैक है और आईआईटी मद्रास की सहायता से जो है इसको बनाया गया है। तो ये हाइपर लूप से संबंधित टेस्ट ट्रैक का अगर कुछ है तो आप देख लीजिएगा उसमें कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको रेलवे के साथ मिलकर के बनाया गया है और टीयूटीआर इसमें जो है वो इसकी स्टार्टअप कंपनी है। यहाँ पर देखिए ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है ये एलन मस्क के द्वारा 2012 में ही शुरू कर दी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए भारत कौशल रिपोर्ट 2025। ये वैश्विक रोजगार परीक्षण के आधार पर इसको जो है वो जारी किया गया है। इसमें आप देखिए तो हमारा उद्योग परिसंघ सीआईआई, वी बॉक्स, एआईयू, एआईसीटीई यानी कि जो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा परिषद है इन सब ने मिल करके इसको निकाला है। इसमें काम की एक ही लाइन मुझे लगी, ये बोलता है कि महाराष्ट्र में 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर ये राज्य आता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब पोटेंशियल कितना है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है, फिर दिल्ली में है, फिर मतलब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिल्ली में लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं रोजगार के लिए, तो यहाँ दिल्ली नहीं होगा, यहाँ महाराष्ट्र होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पर दिमाग में इसको दर्ज करना है। महाराष्ट्र में रोजगार योग्यता के साथ में ये पहले स्थान पर है, फिर दिल्ली का स्थान आता है और बाकी तो आपको वैसे ही याद रहने नहीं है एग्ज़ाम तक, तो इतना ही ध्यान रखेंगे तो अपना काम चल जाएगा। फिर देखिए वन लाइनर देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के तहत 31 अक्टूबर तक इतने राज्यों में इतने मंडियों से जोड़ा गया। सर्वाधिक मंडियां किस राज्य से हैं? जो मंडियां होती है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जोड़ा जाता है ई नाम के तहत, तो सबसे ज़्यादा मंडियां तमिलनाडु से है। अब ऐसा भी कोई पूछ ले तो बात है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। फिर यहाँ देखिए जो उबर है, जो ओला उबर अपन करते हैं, तो इसमें जो उबर है ना, इसने एशिया की सबसे पहली अनूठी जल परिवहन सेवा, अब देखिए अपन यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग जो है ओला उबर पानी में चलाने की भी तैयारी करना स्टार्ट हो गया। पानी में बैठे-बैठे कि हाँ, ये शिकारा बुक करनी है, तो अब उबर के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो डल झील में उन्होंने स्टार्ट किया है ये अपना स्टार्टअप कि विश्व में देखिए एशिया में पहली बार है, जल परिवहन सेवा और उबर शिकारा जो है आप ऑनलाइन अब इसको बुक कर पाएँगे। तो ये डल झील से इन्होंने उबर ने स्टार्ट किया है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम इस तिमाही की बात करें, इस जुलाई से सितंबर वाले तिमाही की बात करें, तो कौन-सा देश है जिसने कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब मुझे एक्चुअली क्या फ़ीवर था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी टाइम पे। तो ठीक है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ये भी प्लान है कि जनवरी से लेकर के और इस वाली जनवरी तक जितना भी हमारा प्रादेशिक परिदृश्य है ना, उसको हम एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे क्योंकि बहुत कम-कम चीज़ें हैं जो काम की है। तो अगर उनमें से जैसे मान लीजिए अभी वो लखपति दीदी वाला ये समारोह अपने राजस्थान में कहाँ पर हुआ, जैसलमेर में हुआ, तो ये पुरानी वाली क्रोनोलॉजी में हो सकता है अपने से पूछ ले। तो मैं उसको जो है एक बना कर के छोटा वीडियो बना कर के 40-50 मिनट का, उसके अंदर सारा जनवरी से जनवरी पूरा कवर करेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन लेकर के आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो फॉरेन निवेशक कौन-सा है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर सबसे ज़्यादा निवेश जो है यहाँ पर लेकर के आ रहा है। फिर देखिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसानों को वित्तीय लाभ पहुँचाने के लिए जो ये किसान ऋण की जो सीमा है उसको 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए जो है वो कर दिया है। फिर देखिए जलवायु के लिए ये तो इतना काम का नहीं, एडीबी ने कितनी राशि पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। परमाणु ऊर्जा ये भी इतना काम का नहीं है। एडीबी ने हमारी जो है ग्रोथ रेट को जो है 7% से भी कम करके कितना कर दिया है? 6.5%। मार्केट पे इसका आप असर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है शेयर मार्केट में हलचल मची हुई है। तो आप देखिए जीडीपी जो है उसका जो अनुमान है वो 6.5% एडीबी के द्वारा जो है वो हमारी आर्थिक वृद्धि दर अनुमान कम किया गया है। अब चलते हैं प्रादेशिक परिदृश्य पे। प्रादेशिक परिदृश्य में आपको पता ही है कि हमारे जो 10 संभाग होते थे अब 7 संभाग रह गए हैं और 41 जिले जो है वो अब अपने अपने यहाँ पर रह गए हैं। तो इनमें कौन-कौन से हैं, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। एक फलौदी वाला क्वेश्चन जो है कई लोग क्या मैंने देखा था उस पे टेलीग्राम पे, तो वो चर्चा में था कि भाई फलौदी की इंटरनेशनल सीमा लगती है कि नहीं लगती है। तो एक रावीरा करके मैगज़ीन आती है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसमें उसने दिखाया है कि भई इसका जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो टच करता है। तो वो थोड़ा-सा अपने को यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए 8 जो
यथावत रखे गए यानी एज इट इज़ आपने जिसको रखा है वो जिलों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये फलोदी है, बालोतरा है, कोटपुतली बहरोड है, खैरतल तिजारा है, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलम्बुर। इनको कुछ नहीं, इनको याद कर लेना एज इट इज़, एग्जाम में पूछ लेगा वो। और जो अपने 3 नवसृजित जो संभाग है जिनको निरस्त किया था वो था बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बांसवाड़ा, पाली और सीकर इनको जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अपने तो क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो 8 नवसृजित जो ज़िले हैं ना, इन्हीं को याद रखना, बाकी सब निरस्त ही हैं। और संभाग आपको ध्यान रहेगा ही कि जो नए बनाए थे वही हटाए हैं उन्होंने। तो ये ध्यान रखना है, फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलमपुर। ठीक है, ये अपने बचे हुए हैं, बाकी सब गए काम से। ठीक है। और अगर आप पूछ ले कि भाई राजस्थान में संभाग कितने हैं, तो वही 7 संभाग हैं अपने पहले वाले ही, कि भाई जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर और लास्ट वाला ये इधर का भरतपुर है। तो ये संभाग बचे हैं, बाकी 3 संभाग हटा दिए और वो है। समिति कौन सी थी? समिति थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ललित के पंवार समिति थी, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। इनका थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है नाम। ठीक है, अभी 2 समितियाँ पढ़ ली अपन ने। एक तो पुष्पक भट्टाचार्य समिति जो आरबीआई के नैतिक एआई का उपयोग कैसे करेंगे उस पे, दूसरी अभी ललित के पंवार समिति। ऐसे करके थोड़ा रिलेट करेंगे तो हमको क्या याद रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अच्छा, अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। काम की बात ये नहीं है, काम की बात ये है कि ये अश्व अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे। तो आप देखिए, कैमल का, ऊँट का और घोड़े का, हॉर्स का, ये अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर दोनों के दोनों किधर है? बीकानेर में है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सेंटर्स पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये ध्यान रखना। कैमल का हो चाहे उसका हो, क्या कहते हैं इसको, अश्व का हो, तो दोनों नस्ल सुधार ये संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? ये अपने बीकानेर में है। इसमें इसको जो पुरस्कार मिला ये हलारी अश्व के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संजू योगी को पेप्सिको रेवोल्यूशनरी अवार्ड, काम का हो तो देखेंगे। तो हालाँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संजू योगी कौन है? तो किसान है, और किसान के क्षेत्र में जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, महिलाओं के साथ में जो कुछ होता है, तो उसको लेकर के, और इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उसको लेकर के इनको पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड दिया गया है। संजू योगी कौन है? तो किसान है। फिर देखिए नेक्स्ट है मुकुट मणिराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मुकुट मणिराज जो हैं, कोटा के हैं मुकुट मणिराज, और इनको जो है पुरस्कार अपनी रचना के लिए दिया गया है जिसका नाम है गाँव और अम्मा। गाँव और अम्मा के लिए किसको दिया है? मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज को मणि किस में? मुकुट में। किस लिए? गाँव और अम्मा के लिए। ठीक है। और 2023 का अगर हम देखें तो यही पुरस्कार जो है किसको, पलकती प्रीत के लिए गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। ठीक है। तो अभी किसका नाम याद रखना है? मुकुट मणिराज का नाम ध्यान रखना है। कोटा से ये है मुकुट मणिराज, कोटा के मुकुट मणिराज, गाँव और अम्मा इनकी कृति है, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए सुपोषित माह अभियान। तो ये अभियान जो है लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी को जो है वहाँ से, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला, उनकी पहल पर कोटा बूंदी को देश में पोषण और स्वास्थ्य में आदर्श मॉडल बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया है। तो गर्भवती महिलाओं को जिनका वजन 45 किलो से कम है, उनको ये जो है कुछ न्यूट्रिटिव किट वगैरह जो है वो यहाँ पर देंगे। तो ये जो है सांसद के तरफ से किया गया एक अभियान है, तो थोड़ा सा ठीक है, ध्यान में रखिएगा सुपोषित माह अभियान। फिर है नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड्स इनको सम्मानित किया गया है। पहली बात तो हमारे इलेक्टोरल यानी कि निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमारे राज्य के निर्वाचन आयुक्त, हमारे राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता। कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता हैं। इनको वैश्विक चुनाव प्रबंधन के लिए जो है वो सम्मानित किया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है। तो इलेक्शन कमिश्नर का नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। फिर देखिए नेक्स्ट, जर्मन कंपनी अल्बाट्रॉस स्थापित करेगी जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक इकाई। तो आपको मालूम है इस बार जोधपुर बहुत ज़्यादा जो है चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर बहुत सारे वायुसेना के अभ्यास, और 12 जो देश हैं उनका यहाँ पर वायुसेना अभ्यास, तरंग शक्ति, ये सब यहाँ पर संपन्न हुए हैं। और यहीं पर अभी आप देखिए कि जर्मन कंपनी है, नाम क्या है? अल्बाट्रॉस। ये अल्बाट्रॉस कंपनी क्या करती है? तो ये रक्षा के उपकरण बनाती है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, एरोस्पेस के हैं,
तो ये इस प्रकार के उपकरण ये बनाती है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी, हमारे दिमाग में अलवर आता है हमेशा कि भाई वहाँ पर ही हर जगह बाहर का निवेश होता है। लेकिन ये कहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल यूनिट बनाने वाली है, जोधपुर में बनाने वाली है। जोधपुर के तिंवरी नामक जगह पर ये अपनी जो है यूनिट स्थापित करेगी। रीको का यहाँ पर सहयोग रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जर्मन कंपनी अल्बाट्रॉस जो है वो जोधपुर में बनाएगी। ज से जर्मन और ज से जोधपुर के अंदर ये स्टैब्लिश करेगी। कुछ भी तिकड़म लगा के याद होना चाहिए बस, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने जो है अपने एनजीबीआई जो लिंक परियोजना है उसके 3 पैकेज का यहाँ पर शिलान्यास किया है। अब देखिए ये जो है प्रधानमंत्री ने ये जो एनजीबीआई का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? एन का मतलब है यहाँ पे नवनेरा, जी का मतलब है गलवा, बी मतलब बिसलपुर और आई मतलब इसरदा। तो ये एक लिंक परियोजना है जिसको कि हम संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना भी कहते हैं। इसको स्टार्ट किया है इन्होंने कहाँ से? हमारे जो राज्य सरकार है उसका 1 साल पूरा होने पे दादिया के अंदर जो फंक्शन किया गया था 17 दिसंबर को, वहाँ से जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। अब देखिए इस परियोजना से होगा क्या? इस परियोजना से जो है ये संशोधित जो हमारी पार्वती काली सिंध, इसको पीकेसी कह रहे हैं हम, संशोधित पीकेसी कह रहे हैं। पार्वती काली सिंध और चंबल जो परियोजना है ये एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के लिए इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी राजस्थान की सरकार और प्रदेश की जो सरकार है, इन तीनों ने एमओयू किया है। तो ये थोड़ा सा हमें पता हो कि इसमें हमारे साथ कौन सा राज्य शामिल है, तो मध्य प्रदेश शामिल है, ये ध्यान रखना है। और ये जब योजना पूरी हो जाएगी तो 21 जिलों के लगभग, राजस्थान में जो 21 जिलों के लगभग 3.5 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है पेयजल की और सिंचाई की सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। तो 21 जिलों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। अब देखिए इसके ऊपर जो ये बैराजेस बनेंगे ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। जो प्रथम चरण है उसमें पेयजल यानी पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ पर कूल नदी पर रामगढ़ बैराज और पार्वती पर महलपुर बैराज, और जो हमारी काली सिंध नदी है उस पे नवनेरा बैराज जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नवनेरा जो बैराज है ये जो है काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये थोड़े इनके नाम ध्यान रखिएगा कि पार्वती पर महलपुर, पार्वती महल में रहती है, ठीक है। और नवनेरा जो बैराज है वो कहाँ पर है? इस पे काली सिंध नदी पर है। और उसके बाद में कूल नदी पर कौन सा है? तो रामगढ़। राम क्या है, कैसे है? कूल हैं, ठीक है। पार्वती किस पे रहती है? महल पे रहती है। ऐसे करके कुछ बना करके अपने याद रखना है बस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 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 आर्टिकल पे। अब देखिए यहाँ पर सरकार का 1 साल जो पूरा हुआ है उस पे उन्होंने एक बहुत ही मतलब अपना धुआंधार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और उसमें उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं। पहले तो उन्होंने कहा निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, ये उन्होंने थीम से एक कार्यक्रम आयोजित किया इस पे 1 साल के लिए। और फिर उन्होंने कुछ योजनाएं बताई। पहली तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो पीएम जो स्वनिधि योजना हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं वही मुख्यमंत्री स्वनिधि यहाँ योजना है। ध्यान का रखना है कि यहाँ पे जो असंगठित, पहले तो आपको पता है कि असंगठित जो श्रमिक होते हैं, भवन निर्माण, हस्तशिल्प, ऐसे लोग जिनको लोन नहीं मिलता है इजीली, उन लोगों के लिए लोन की सुविधा ये उपलब्ध करवाता है। और लोन भी कैसा कि बिना किसी कोलेट्रल के, कोई भी आपको जो है उसमें कुछ रखना नहीं है गिरवी, और उसके आधार पर आपको लोन मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है लोन की राशि ध्यान रखनी है, कितनी है? 80,000 रुपये हमारे यहाँ बिना गारंटी का जो प्रक्रिया शुल्क के साथ में 80,000 तक का ऋण जो है हमारे यहाँ उपलब्ध करवाया जाता है पीएम स्वनिधि योजना में। यही काम की बात है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब आप समझते हैं, आयुष्मान भारत योजना हमारी चली रही है ऑलरेडी। तो यहाँ मुख्यमंत्री के नाम से चली है तो वो भी स्वास्थ्य से संबंधित है। बाल लिखा है तो बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित है। बच्चा कौन सा होता है? तो 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसके लिए। अब कौन से बच्चे को संबल देंगे? जिसको कि दुर्लभ बीमारी से जो व्यक्ति जो है दुर्भाग्यवश पीड़ित है, उसके लिए हम ये योजना सरकार लेकर के आई है। तो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 साल के बच्चों को 50 लाख। अब देखिए दुर्लभ जब बीमारी होती है तो उसके लिए आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट अखबार में भी कई बार आता है, जो बच्चों को इतने बच्चे अगर इतना करोड़ मिल जाए तो ये बच्चा बच सकता है, ऐसा करके अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि 50 लाख तक का जो उपचार है वो उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। देखभाल के लिए उसको 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और पहले चरण में इसमें जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर जो है इसको यहाँ पर ये अधिकृत किया है कि इस योजना को यहाँ लॉन्च करें। फिर देखिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अब इसमें पेंशन देनी है तो किनको देनी है? तो यहाँ देखिए अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 साल की आयु पूरा करने पर 3,000 मासिक जो है वो पेंशन, मंथली पेंशन दी जाएगी। तो 60 साल की आयु जो आगे कर चुके हैं उनको 3,000 रुपये की
जो है वो मासिक पेंशन यहाँ पर दी जाती है। किसमें? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में। फिर देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र जो है उनको स्टार्ट किया गया है। तो ये तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सद्भावना एक तरीके से आप देखिए वो नेकी की दीवार होती है, जहाँ आपको जो ज़रूरत नहीं है आप जूते या फिर अपने कपड़े वगैरह वहाँ पर दे जाते हैं, तो वो उस तरीके से है ज़रूरतमंदों के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए अन्य कार्यक्रम क्या है, तो पुंचरी का लौटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया है इन्होंने डीग से। डीग कहाँ है? भरतपुर में। तो इन्होंने पुंचरी का लौटा और ये आप गोवर्धन परिक्रमा जब आपने की होगी तो वहाँ पर एक मंदिर है, तो वो पुंचरी का लौटा मंदिर कहलाता है। तो उसके विकास के लिए, उस पथ को जो है डेवलप करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर घोषणाएँ की है, जिसमें इन्होंने सारे मंदिरों को लिया है लगभग। जैसे गंगा मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, तो इन सब का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए बात की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राज सखी पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो पहले तो ये पता हो कि ये जो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन जो है उदयपुर के अंदर किया गया था। और ये राज सखी पोर्टल क्या है? सखी, सखी मीन्स कौन सी किन लोगों के लिए ये है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी जो महिलाएं हैं वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकें, इसलिए एक राज सखी पोर्टल जो है इन्होंने लॉन्च किया है। किसके माध्यम से? तो राजीविका के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। तो राजीविका भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राजीविका अपन इकोनॉमिक सर्वे में कई बार पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या क्या इसका काम होता है, छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको कैसे ये प्रोत्साहित करता है, जीआई टैग दिलवाने में भी मदद करता है, ये सारी बातें हैं उसकी। तो ये राज सखी पोर्टल थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये क्या है? तो इसमें इसी महिला सम्मेलन में इन्होंने कहा है कि हम ये योजना भी लॉन्च कर रहे हैं। अमृत आहार यानी खाने से संबंधित होगा कुछ। फिर देखते हैं कि इस योजना के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन, कौन-कौन से दिन? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे को छोड़ दो, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे को छोड़ के सैटरडे। तो हम जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है उससे जो है गरम मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और इसमें जो है 100 मिलीलीटर जो है दूध तैयार होकर के बच्चे को वो दिया जाएगा। तो राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 की राशि, अच्छा ये सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा अमृत आहार क्या है? तो ये जो मिल्क होता है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिया जाएगा। तो अमृत आहार क्या है? अमृत क्या है? दूध अमृत है, तो वो मिल्क जो है वो बच्चे को दिया जाएगा। बाकी आपको 100 ml मिल्क तो ध्यान रहेगा ही। 3 से 6 साल तक के बच्चे को हम ये देंगे। फिर यहाँ देखिए राज्य सरकार ने जो हमारी मातृ वंदना योजना होती थी, जो गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो होती थी, उसकी 5,000 की राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 6,500 रुपये कर दिया है। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। वहाँ ध्यान रखिएगा स्वनिधि योजना में 80,000 देते हैं बिना किसी उसके कोलेटरल के लोन। यहाँ पर मातृ वंदना योजना में हमारा कितना है अब? केंद्र सरकार की योजना है, 5,000 देते थे पहले, अब 6,500 1500 रुपये और बढ़ा दिए हैं। फिर देखिए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, ऊपर कौन सा सम्मेलन था? महिला सम्मेलन, वो उदयपुर में। ये किसान सम्मेलन किधर किया? ये उदयपुर, ये सॉरी अजमेर के अंदर जो है इन्होंने किया है। अब यहाँ पर कई सारे किसानों के लिए भी योजनाएं हैं। किसानों के लिए क्या योजना है? तो पहली तो है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। फिर है ऊँट के संरक्षण और विकास के लिए मिशन। फिर है 100 गायों के लिए 100 मतलब गौशालाएं खोली जाएंगी और गौ कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। तो पशु बीमा क्या है? मंगला पशु बीमा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये है कि प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 1 लाख उष्ट वंशीय पशु यानी ऊँट का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो किस किस के लिए है? गाय भैंस के लिए है, भेड़ बकरी के लिए है और ऊँटों के लिए है। तो क्योंकि गाय भैंसे और ये तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऊँट थोड़े कम हैं, तो ऊँट 1 लाख ही हैं और बाकी वो कितने हैं? तो 5-5 लाख। ठीक है। अब इसमें देखिए इस योजना में दुधारू गाय, भैंस और ऊँट के लिए अधिकतम जो है 40,000 रुपये प्रति पशु तथा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु जो है वो मूल्य निर्धारित यहाँ पर किया गया है बीमा के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीमा कवरेज के लिए जो गाय भैंसें हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनको तो 5-5 लाख इनको मतलब फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट में है तो इतने लोगों को बीमा किया जाएगा और 1 लाख ऊँटों का बीमा किया जाएगा। और इसमें राशि क्या है? 40,000 रुपये तो है प्रति पशु, किसके लिए? इन सब के लिए। और 4,000 रुपये किसके लिए? भेड़ और बकरी के लिए। भेड़ और बकरी के लिए राशि कम रखी गई है। तो ये थोड़ी सी आप चीज़ें इसमें मंगला पशु बीमा योजना में ध्यान रखिएगा। और ऊँट संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे? तो राज्य पशु ऊँट की घटती संख्या को थामने और संरक्षण के लिए इस मिशन के तहत राज्य सरकार ऊँटनी के प्रसव, जिसको
ऊँट के बच्चे को बोलते हैं तोड़िया, उसके जन्म पर दी जाने वाली जो सहायता राशि है उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए 2 किश्तों में जो है वो देगी सरकार। मतलब कि आप ऊँट को पालिए और उसका जो उसकी नस्ल है आगे बढ़े, उसके लिए आपको 10,000 से बढ़ा कर के अब 20,000 रुपए जो है तोड़िए के जन्म पर दिए जाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई हमारे लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। जानवरों से संबंधित जितनी भी बात है, मंगला पशु बीमा योजना 40,000, 4,000 और ऊँट के बच्चा होने पर उसको 20,000 रुपए, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। फिर देखिए भरतपुर और बीकानेर के अंदर जो है विकास प्राधिकरण जिसको हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बोलते हैं, उसके गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो बस इतनी ही बात काम की है कि भरतपुर और बीकानेर में राज्य सरकार जो है इसके लिए अधिसूचना जारी करती है, इतना थोड़ा-सा हमें दिमाग में रहे। बाकी भरतपुर और बीकानेर के लिए जो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ डिक्लेयर की गई है। ये वाली न्यूज़ काम की नहीं है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। फिर देखते हैं जैसलमेर के अंदर जो है जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है उसको तैयार किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी के किनारे बनकर तैयार हो गया है और इस म्यूजियम के परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसी जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति या रेप्लिका जो है वो इसके अंदर तैयार की गई है। अब देखिए 400 करोड़ की लागत से 12 साल में बनकर तैयार हुआ अभय प्रभावना नामक इस डिजिटल म्यूजियम का नाम ध्यान रखिएगा क्या है, अभय प्रभावना है, ठीक है। और ये डिजिटल म्यूजियम किसके पत्थरों से तैयार किया है? जैसलमेर के पत्थरों से तैयार किया है। तैयार यहाँ पर नहीं हुआ, महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये अभय प्रभावना क्या है? अभय प्रभावना एक डिजिटल म्यूजियम है, ठीक है। क्या है? डिजिटल म्यूजियम है। इतना भी याद रहेगा तो पर्याप्त बात है कि इतना याद रहे अभय प्रभावना क्या है। तो ये एक डिजिटल म्यूजियम है, पुणे के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है और इसका निर्माण जो है फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चरल एंड हिस्ट्री के द्वारा किया गया है। अब इतनी बातें तो ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रहेगा कि ये डिजिटल म्यूजियम है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इसमें क्या क्या है? अब देखिए इसकी तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका आयोजन कब हुआ था, तो 9 से 11 दिसंबर को हुआ था। इसका आयोजन स्थल कौन-सा है? तो जयपुर का जो एग्ज़िबिशन सीतापुरा वाला है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ये जयपुर में हुआ, इतना भी ध्यान रखें। आयोजन किया किस-किस ने? तो रिको तो हमें दिमाग में आ जाता है, भाई रिको तो था ही। उसके अलावा जो उद्योग और वाणिज्य विभाग है हमारे राजस्थान का, उसने भी पार्टिसिपेट किया है और बीआईपी जो है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उसने इसके अंदर नोडल विभाग के रूप में कार्य किया है। तो ये आपसे पूछ लेगा। टैगलाइन पूछ लेगा। टैगलाइन पूछेगा तो ये कल मैं अब किसी से पूछ रही थी इसके कि भाई इसका टैगलाइन जो है उसमें 4 ऑप्शन थे, कहीं किसी टेस्ट सीरीज़ का कोई क्वेश्चन था। तो अब उसमें टैगलाइन ऐसी थी कि पनीर लबाबदार, शाही पनीर इस टाइप का, तो सब एक जैसा ही दिखता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, नहीं तो पता चलेगा सब पनीर एक जैसा हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है? रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। तो ये इसका टैगलाइन है। अब इसमें जो है 32 देशों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, 17 देश यहाँ पर भागीदार या पार्टनर कंट्री के रूप में आए हैं। अभी पार्टनर कंट्री अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको यूएसए कहीं नहीं दिखेगा, यूएसए, यूके ये कहीं नहीं दिखेंगे पार्टनर कंट्रीज़ में। यानी बड़े देशों के अगर आप नाम लें जो डेवलपिंग हैं, तो इसमें आप जापान देखेंगे, सिंगापुर देखेंगे, दक्षिण कोरिया देखेंगे और अगर हमारे आस-पास वाले देखें तो इसके अंदर आपको नेपाल दिखेगा। तो ये थोड़ा-सा आप दिमाग में रखिएगा, मोटा-मोटा ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें तो क्या है पॉसिबल भी नहीं है कि हम याद कर पाएँ। फिर यहाँ पर देखिए क्या-क्या बातें इन्होंने कही। जो काम की बात है वो ये है, जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए एक विशेष विभाग बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे प्रवासी हैं उनके लिए एक विशेष विभाग बनाएंगे। प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। अच्छा, राष्ट्रीय मेडिटेशन जो दिवस है, ध्यान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाएंगे? 10 दिसंबर से हम मनाएंगे। प्रवासी जो राजस्थानी है उनको हम सम्मानित भी यहाँ पर करेंगे, अवार्ड्स वगैरह देंगे। और इसके अंदर देखिए कि हमारे यहाँ पर इस बार जो है इस सम्मेलन इम्पोर्टेंट भी इसलिए कि देखिए पहली बार सरकार ने अपने फर्स्ट कार्यकाल में ही इसको लॉन्च कर दिया है। इतना बड़ा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट जो है पहली बार फर्स्ट कार्यकाल के अंदर ही लॉन्च किया गया है। 35 लाख करोड़ से अधिक जो है यहाँ पर एमओयूज़ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। सबसे ज़्यादा एमओयू किस क्षेत्र के लिए हैं? तो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का, पवन ऊर्जा का, इनका बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में जो है एमओयूज़ किए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर राज्य सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर भी साइन किया। आपको पता है सरस्वती जो रिवर है हमारे यहाँ पर एक अंतर प्रभावी जो है वो नदी है। तो यहाँ डेनमार्क जो है उसके साथ में सरस्वती पैलिच्युअल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ एलओयू साइन किया था। पूछ ले एलओयू किसके साइन किया है? तो ये
लेटर ऑफ इंटेंट सॉरी LOI जो है किसके लिए साइन किया है, तो किसके साथ साइन किया है, डेनमार्क के साथ जो है वो साइन किया है, ये ध्यान रखना है। अब इसका अगला आयोजन जो है ये कह रहे हैं 2026 में, नेक्स्ट ईयर करेंगे जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर ये काम की नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 9 पॉलिसीज़ 9 नीतियाँ जो है वो जारी की हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, नीति के ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए नई नीतियाँ किस-किस पर है, जो-जो आप सोच सकते हैं उस पर है। एमएसएमई के ऊपर नई नीति 2024 में, पर्यटन 2024 में नई नीति, ठीक है। पर्यटन के अंदर ही आप निर्यात को बढ़ावा देंगे तो निर्यात संवर्धन के लिए भी नीति लेके आए। खान विभाग के अंदर जो है मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए नई नीति लेकर के आए। उसके अलावा जो एमसैंड है वो आप कई समय से अपन पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी नई नीति लेकर के आए हैं। तो ये वाली जो नीतियाँ हैं इसमें एक आप थोड़ी सी अलग देखेंगे, ये आपका ये है एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इस और एक्सटेंडेड रियलिटी, इसको लेकर के भी जो है एक नई नीति लेकर के आई है सरकार। तो एमएसएमई के लिए अब देखिए कौन-सी नीति है। ये क्या कहते हैं मतलब इस पॉलिसी के अंदर कि ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान जो हम ग्रांट देते हैं सब्सिडी के ऊपर, वो 2% हम अब लोन के ऊपर एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की हम सहायता देंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अगर आप उससे संबंधित कोई आपका उद्योग है तो उसमें 50% या 5 लाख तक का अनुदान देंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 3 लाख तक का पुनर्भरण देंगे। ठीक है, और आयोजनों में 1.5 लाख तक का अनुदान देंगे। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 तक पुनर्भरण। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस जो है वो 75% या अधिकतम जो है 50,000 तक का हम जो है उसमें पुनर्भरण या आपको दोबारा से जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ई कॉमर्स क्योंकि अब सिलेबस का थोड़ा पार्ट है तो हमें पता रहे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो फीस है वो 75% या अगर 50,000 दोनों में से जो भी उसमें ज़्यादा होगा उसका पुनर्भरण यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये एमएसएमईज़ के लिए कुछ जो है वो रियायतें दी गई हैं। निर्यात संवर्धन की अगर बात करें तो लक्ष्य है कि आगामी 5 साल के अंदर प्रदेश में निर्यात जो है 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ना चाहिए। कितना है? 1.5 लाख करोड़ तक हम जो है निर्यात हमारा बढ़ना चाहिए। तो इस नीति के तहत निर्यातकों को क्या करेंगे भाई, कोई निर्यात करे, एक्सपोर्ट करने में आगे बढ़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, दस्तावेज जो बनाते हैं उस पे 50% या 5 लाख तक की सहायता देंगे। 5 लाख या 50% तक की सहायता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अगर कोई जाता है तो 75% या 3 लाख तक का उसको अनुदान देंगे। सर्टिफिकेशन पर पुनर्भरण 75% देंगे। 20,000 प्रति शिपमेंट, और ये सब कैसे बहुत सारा डेटा है। 50% 75% के बीच में चीज़ें चल रही है तो थोड़ा सा उसको दिमाग में रखना है हमें। फिर देखिए ओडीओपी क्या है, एक जिला एक उत्पाद नीति। इसके तहत 41 उत्पाद हैं, ध्यान रखिएगा, और वो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए सारे याद कर लीजिए। जैसे सिरेमिक उद्योग बीकानेर से है, हैंडीक्राफ्ट उद्योग जोधपुर से है, तो ये सारे रट लेने हैं आपको। तो अब देखिए इसमें विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना है। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख और लघु उद्यमों को 15% या फिर 20 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान के रूप में हम देंगे। और इसमें देखिए, हाँ ठीक है, हाँ, एवीजीसी एक्सआर नीति यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सकलेटर स्थापित इसके अंदर किए जाएंगे। तो ये थोड़ा एवीजीसी एक्सआर नीति पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, इसमें क्या करेंगे, पर्यटन के लिए इको टूरिज्म है, फिल्म सिटी बनाएंगे, हेरिटेज रेस्टोरेंट बनाएंगे, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर जो है प्ले ज़ोन्स हैं, एकीकृत पर्यटन विलेज है, इन सब के लिए जो है सरकार जो है इसको बढ़ावा देगी। 100 करोड़ का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने के प्रावधान से जोड़ा गया है। 100 करोड़ तक का अगर कोई निवेश करता है तो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, इन सब में छूट मिलेगी। तो ये कुछ इसकी डिक्लेरेशंस हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इसमें क्या है कि हमारी जो अक्षय ऊर्जा है, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी नीति है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, ठीक है, तो इनमें नए प्रावधानों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नई नीति में 2030 तक जो हमारे अक्षय ऊर्जा है उस क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का संकल्प है, और फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप और कैनाल टॉप और ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना भी हमारा इसका लक्ष्य है। तो इतनी बात तो छोड़िए, ये ध्यान रखिएगा कि अक्षय ऊर्जा को कितना कर लेके जाएंगे हम, 125 गीगावाट तक लेके जाएंगे। मेगावाट नहीं है, गीगावाट है। कितना है, 125 जो है वो गीगावाट तक हमको एनर्जी को बढ़ाना है। फिर 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।
फिर देखिए खनिज नीति में क्या है, राजस्व में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसर लेकर के आएँगे, ये तो सब बेसिक बातें हैं। एमसेंट नीति देखिए, एमसेंट इकाई की स्थापना के लिए 3 वर्ष के अनुभव और 3 करोड़ की नेटवर्थ और 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ये 3-3 वाली जो बाध्यताएँ थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी का कम कर दिया गया, ये भी छोड़िए। सरकारी और हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। एमसैंड नीति में क्या है, आपको पता है बजरी की जो है उसमें उसको रिप्लेस करने के लिए एमसैंड को लेकर के आया था। तो इसमें ये कहते हैं कि जितने भी आपके सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्य होते हैं, वहाँ बजरी की माँग की आपूर्ति 25% एमसैंड की अनिवार्यता है। यानी कि अब आपको जहाँ पर भी अगर सरकारी मंजिलें बनानी है तो 1/4 आपको इसमें एमसैंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इस नीति के तहत कहा गया है। एमसैंड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंदर परिलाभ भी दिए जाएँगे। तो ये एमसैंड नीति, नई नीति क्या कहती है, 1/4 जो है यानी 25% जो है आपको एमसैंड का उपयोग करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। फिर ये केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, इसको छोड़िए। सलुम्बुर और डूंगरपुर जिले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया है। तो ये राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार है, किसको दिया गया है, नए जिले हैं सिलम्बुर और ये डूंगरपुर तो पुराना ही है, इनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत इतने ठीक है, ये डूंगरपुर और जो है सिलम्बुर, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। फिर शॉर्ट न्यूज़ में देखते हैं क्या-क्या काम की बातें हैं। अब देखिए चर्चित व्यक्ति में सबसे पहले यहाँ पर नाम है चयन पांडेय का। तो चयन पांडेय ने क्या बनाया है, पॉकेट जीनियस प्रो नाम का एक कंप्यूटर बनाया है, इसलिए इनको जो है इसमें ये थोड़ा चर्चा में है। राजस्थान से हैं, डूंगरपुर के हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। उस्ताद पेपे खान जो हैं, ये मंगनियार गायक हैं, पद्मश्री जो है पद्मश्री साकर खान मंगनियार के छोटे भाई थे ये, और राजस्थान रत्न और मरुधर कलकत्ता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और कमायचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए भी इन्होंने ख्याति अर्जित की थी। तो ये पेपे खान किससे संबंधित है, तो मंगनियार गायक है, राजस्थान रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है, तो इतना सफिशिएंट है। फिर ये हमीदा बानोवाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उदयपुर की पहली एथलीट ये रही थी, ये काम का नहीं है। ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। यहाँ ये पिपलांतरी जो गाँव है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पिपलांतरी कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में है। और इसको जो है पर्यावरण के लिए आप इसका यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एक सिनेमैटिक व्यू इसका दिखाया है कि यहाँ जो है और यहाँ के सरपंच जो है पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और यहाँ पर जो है जो हमारे गवर्नर हैं हरिभाऊ बागड़े, वो यहाँ पर अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। काफ़ी यहाँ पर भूमि बंजर हुआ करती थी और उसके बाद में जो प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से यहाँ चारों तरफ जो है हरियाली दिखाई गई है। तो ये राजसमंद में है पिपलांतरी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ये डेस्टिनेशन अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ मैं जो ये सारी चीज़ें स्किप कर रही हूँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने स्किप किया ये, और मैंने टिक भी नहीं लगाया उस पे। सुशीला मीणा आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, जो ज़हीर खान है उनकी तरह बॉलिंग करने का इनका स्टाइल है, तो ये थोड़ी चर्चा में इसलिए थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान ज़िंक के द्वारा 31 ये जो है आधुनिक आंगनवाड़ियों को नंदघर कहा जाता है। तो ये सीएसआर के तहत इन्होंने बनाया। नंदघर का मतलब क्या है, आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वही बनाए हैं। और फिर यहाँ देखिए एक जो है यहाँ पर कृष्णा यूजीबी रोबोट, ये क्या है, तो जयपुर का एक स्टार्टअप है, उसने जो है स्टार्टअप क्लब है, उसने फर्स्ट रोबोटिक्स है उसका नाम, और उसने जो है कृष्णा यूजीबी रोबोट बनाकर इंडियन आर्मी के चुनिंदा हिस्सों को इसको सौंपा है। ये क्या करेगा, ये जो रोबोट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हथियार ले जाने जैसा मुश्किल जो काम होता है उसको आसान करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको जो है डिज़ाइन किसने किया है, तो कृष्णा सॉरी जो फर्स्ट रोबोटिक्स नाम का स्टार्टअप क्लब है जयपुर का, उसने इसको डिज़ाइन किया है, तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सब यहाँ पर कट कर दिया मैंने, मेरे पास जो मैगज़ीन है उसमें, तो आप भी इसमें हटा दीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में और आसानी रहे। अब करंट अफेयर का वन लाइन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ई-नाम के तहत जो है राजस्थान की कितनी मंडियाँ हैं, ये तो काम का नहीं है, नहीं पूछेगा कोई। यहाँ देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कृषि आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये है अरोरा पुस्तिका, ये थोड़ा-सा ध्यान रहे। टाइगर रिज़र्व, राजस्थान के कौन से टाइगर रिज़र्व में बोट सफारी की योजना स्टार्ट की गई है, तो रामगढ़ विषधरी जो है उसके अंदर बोट सफारी जो है जो 12 में पड़ता है उसको स्टार्ट किया गया है। फिर उसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है,
7वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। ये कब तक वर्क करेगा? तो 2025 से 2030 तक के लिए जो है 7वां वेतन आयोग जो है वो वर्क करेगा और ये पंचायती राज और हमारी जो नगर पालिका संस्थाएँ हैं, उनके लिए जो है वित्त वितरण के लिए अनुशंसाएँ देता है। फिर है राज्य मंत्रिमंडल ने प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन-सा बिल लेकर के आए हैं? द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 इसके लिए लेकर के आया गया है। स्वामी विवेकानंद जो जयंती है, उसको 12 दिसंबर को जो मनाया जाता है, से 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 दिसंबर से 12 जनवरी को किस रूप में अब इसको मनाया जाएगा? तो इस 1 महीने को विवेक मास के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। फिर देखिए एक कल मैंने कहीं पढ़ा था कौन-सी लेक है जिसको कि जो है इसका नेम चेंज करके वरुण सागर किया गया है? ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन-सी लेक को वरुण सागर किया गया है नाम? और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ। सात्विक अग्रवाल कौन है? तो ये राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीता है इन्होंने, तो ये जयपुर के हैं सात्विक अग्रवाल, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। भानु पूनिया का संबंध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बड़ौदा की ओर से खेलते हुए, ये कौन-से ज़िले से हैं? तो ये जोधपुर से हैं, ये भी खैर इतना कौन पूछता है। जीएसटी की 55वीं बैठक ये तो अब आपको सबको पता ही होगा, जैसलमेर के अंदर आयोजित की गई थी जीएसटी की 55वीं बैठक, तो ये थोड़ा-सा इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात थी। अब देखिए फ्रेंड्स अपना ये वाला पोर्शन हो गया है, पुरस्कार सम्मान वाला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।